वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी की सेकेंड यूनिट की, जिसमें हम आज बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज की। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस में हम आज इसकी इटियोलॉजी, इसकी पैथोजेनेसिस, इसके कॉजेस, इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आर्टरीज होती है वो बहुत नैरो हो जाती है और उसकी वजह से जो हार्ड हो जाती है, नैरो हो जाती है, उसमें जो आर्टरीज होती है, क्योंकि उसमें प्लाक्स जो है वो बिल्ड हो जाते हैं एक्सेसिव आर्टरी की वॉल के अराउंड में। जैसे ये जो है वो आर्टरी की वॉल होती है, इसमें छोटे छोटे जो है प्लाक्स डेवलप हो जाते हैं आर्टरीज में। उसके बाद में इसके हम एथेरोमा एक जो है टर्म है, इसकी हम बात करें तो एथेरोमा जो है एक फाइब्रोफैटी प्लाक होता है जो कि इंटिमा जो लेयर होती है, ब्लड वेसल की जो अंदर की लेयर होती है इंटिमा, उसके अंदर जो है ये जमा हो जाता है। एक ऐसा प्लाक होता है जो कि बना हुआ होता है कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का, और जो कि कवर्ड होता है फाइब्रस कैप्सूल से फर्दर। उसके बाद में इसके हम इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें है हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया जो है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एबनॉर्मली जो है प्लाज्मा जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं, जो कि होता है कोलेस्ट्रॉल। तो जनरली हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जो टर्म है इसका मतलब है कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो इसमें एक्सेसिव हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल जो है दे रखे हैं लिपोप्रोटीन्स। तो इसमें फर्स्ट है एलडीएल, सेकंड है एचडीएल और तीसरा है बीएलडीएल। तो एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेल्स में ज्यादा पैदा करता है, तो ये जो है वो सेल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है वो पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो है वो इंक्रीज्ड रिस्क फैक्टर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। इसके बाद में सेकंड टाइप का लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि सेल्स से जो है ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को, रिमूव करता है। तो ये जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो है अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के हाई लेवल्स होते हैं तो इससे जो इस्केमिक हार्ट डिजीज के रिस्क होता है वो कम रहता है। थर्ड टाइप का कोलेस्ट्रॉल है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ट्रेवल कर सकता है और ये जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से एसोसिएटेड भी होता है। इसके बाद में जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन। अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 mmHg से ज्यादा हो जाता है तो उसको रिस्क रहता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, और ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ज्यादा रिस्क होगा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का। इसके बाद में नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग, और फिर उसके बाद में डायबिटीज मेलिटस। उसके बाद में कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम करता है, ओबेसिटी किसी को होती है, या लॉन्ग टर्म किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी ली होती है, या फिर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा हो जाता है और हाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेता हो, और इमोशनल स्ट्रेस। तो ये सब की वजह से भी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके बाद में कुछ कॉन्जेनिटल और जेनेटिक फैक्टर्स भी जो है इसमें होते हैं, जैसे किसी की एज जो है वो जब ज्यादा होती है या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, तो इन सब की वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क रहता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी प्रोसेस की। तो इसमें सिंपली जो है वो 7 प्रोसेसेस, 7 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप है क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी। तो जनरली इसमें क्या होता है, सबसे पहला इसमें जो स्टेप है उसके अंदर जो अंदर की एंडोथेलियल लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, उसमें जो है वो ये जो है वो डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और उसके बाद में जो WBCs ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनका एडहेशन होता है और फाइनली थ्रोम्बोसिस हो जाता है।
इसके बाद में सेकेंड स्टेप है एक्यूमुलेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स। तो हमने जनरली देखा था इसकी इटियोलॉजी में कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। तो जनरली इसमें जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं वो इसमें एक्यूमुलेट होते हैं और इसकी ऑक्सीडाइज्ड जो फॉर्म्स होती है वो एक्यूमुलेट होती है वेसल की वॉल पे। इसके बाद में ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं फ्री रेडिकल्स के द्वारा, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन फ्री जो स्पीसीज होती है। इसके बाद में जब ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है जब आर्टरी वॉल के साथ में कांटेक्ट में आता है तब कुछ रिएक्शंस जो है वो इसमें परफॉर्म होती है ताकि ये जो डैमेज्ड वॉल है इसको रिपेयर कर पाए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है मोनोसाइट एडहेशन टू द एंडोथेलियम। अब इसमें जो है लिपोप्रोटीन्स का एडहेशन सबसे पहले हो जाता है। इसके बाद में अब मोनोसाइट्स जो होते हैं, मोनोसाइट्स मतलब जो WBCs होते हैं सेल्स, उनका भी एडहेशन जो है वो एंडोथेलियल में हो जाता है। वो हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो मोनोसाइट्स हैं वो माइग्रेट करते हैं जो वेसल्स होते हैं उनके अंदर। उसके बाद में वो जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैक्रोफेज में और फिर फोम सेल्स में। अब वो हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये जो डैमेज होता है एंडोथेलियल लेयर का, उससे जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है जो डैमेज होता है उसके खिलाफ में, जो कि LDL के द्वारा होता है। तो उसकी वजह से ये जो है वो WBC सेल को स्पेशलाइज जो होती है उनको भेजता है ताकि वो जो LDL है इनको एब्जॉर्ब कर पाए। ये जो LDL है इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम WBC सेल्स को भेजता है। इसके बाद में लेकिन जो ये WBC सेल्स होती है वो फॉर्म सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो WBCs है वो एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो तैयार रहता है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज। इसके बाद में जो जब रेस्पॉन्ड करता है इसके खिलाफ में तब ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बड़े बड़े फोम सेल्स में, कि इसके अंदर जो है वो ज्यादा मात्रा हो जाती है लिपोप्रोटीन्स की। तो इसके बाद में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो WBCs होते हैं वो इसके खिलाफ में काम नहीं कर पाते हैं और वो जो है फर्दर इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं वॉल पे और बड़े जो है डिपॉजिट हो जाते हैं ग्रेटर अमाउंट में। तो पहले से जो है यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स की कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी, इसके साथ साथ फॉर्म सेल्स जो है वो उस पे जमा हो जाते हैं। इससे जो WBCs होता है वो वापस से और ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं इम्यून सिस्टम की वजह से और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है जो प्लेटलेट्स होती है वो भी इसके अंदर जो है वो एडहेशन कर लेती है। सो गाइस, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फैक्टर्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो जो एक्यूमुलेशन होता है सब लिपोप्रोटीन्स का, उसकी वजह से कुछ फैक्टर्स जो है वो रिलीज होते हैं एक्टिवेटेड प्लेटलेट के द्वारा, मैक्रोफेजेस के द्वारा और वेस्कुलर वॉल सेल्स के द्वारा, जिसमें इंक्लूड होते हैं स्मूथ मसल सेल्स के रिक्रूटमेंट। या तो वो जो है वो मीडिया से या फिर जो सर्कुलेटिंग प्रीकर्सर्स होते हैं वहां से निकलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होती है फैक्टर्स रिलीज के बाद में वो है स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन। अब इसके अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स होती है वो भी इसमें प्रोलिफरेट हो जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसका भी फॉर्मेशन होता है। इवेंचुअली जो आर्टरी होती है वो इन सबकी प्रोलिफरेशन की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है। उसके बाद में जो कोलेस्ट्रॉल प्लाक होता है वो स्मूथ मसल सेल्स को और ज्यादा एनलार्ज जो है वो एनलार्ज करता है और एक हार्ड कवर जो है वो बना देता है अफेक्टेड एरिया पे। उसके बाद में जो हार्ड कवर है उसकी वजह से नैरो हो जाती है जो हमारी आर्टरी है वो। तो यहाँ पे क्या होता है जो स्मूथ मसल सेल्स होती है वो एनलार्ज हो जाती है सबसे पहले इन्फ्लेमेशन के द्वारा और ये जो है वो हार्ड कवर फॉर्म कर लेती है और इस हार्ड कवर की वजह से जो आर्टरीज होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है। तो जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं आर्टरी का, तो इसमें जो है वो इतनी हमें ये जो है वो नैरो हो जाती है। तो सिर्फ ब्लड फ्लो जो है वो इस यहाँ तक ही जो है वो हो सकता है। यहाँ पे जो है वो ब्लड फ्लो भी जो है कम हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है इसकी वजह से। इसके बाद में क्या होता है नेक्स्ट स्टेप है लिपिड एक्यूमुलेशन।
अब दोनों जो है वो लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरली भी और सेल्स के अंदर भी, जैसे मैक्रोफेजेस के सेल्स होते हैं और स्मूथ मसल सेल्स। इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाता है लिपिड कंटेनिंग जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका भी, जो हमारी इंटीमा लेयर होती है, एंडोथीलियल लेयर होती है, इसके ऊपर जो लिपिड कंटेनिंग मैक्रोफेजेस होते हैं, जो हमने देखा था जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैक्रोफेजेस में, जिसके अंदर लिपिड्स भी जो है वो होते हैं, तो वो भी जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसकी जो अंदर की लेयर होती है उसके अंदर, और फिर वो बना लेते हैं फैटी स्ट्रीक्स। उसके बाद में फर्दर फाइब्रो फैटी एथेरोमा में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर प्रोलिफरेटेड स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, फोम सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसके बाद में अगर हम, तो ये थी जो है वो पैथोजेनेसिस, कैसे जो है वो पूरा प्लाक बन जाता है, यहाँ पे एथेरोमा बन जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे साइंस और सिम्टम्स की कि क्या क्या इसके जो है लक्षण होते हैं। तो इसके अंदर आता है चेस्ट पेन और एंजाइना, या तो जो है चेस्ट पेन होता है उसे जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। सेकंड है पेन इन अवर लेग आर्म एंड एनीवेयर एल्स दैट हैज अ ब्लॉक्ड आर्टरी। अब वहां पे हम जो है पेन होता है जहां पे ब्लॉक्ड जो है वो आर्टरी होती है, जैसे लेग्स होते हैं, आर्म होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर फैटिग। उसके साथ साथ पल्स जो है वो भी वीक हो जाती है और स्किन भी जो है वो कूल रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कंफ्यूजन भी जो है इसमें रह सकती है किसी भी पेशेंट को, जिसके अंदर कंफ्यूजन जो है तब रहती है जब ब्रेन में जो है सही से सर्कुलेशन हो नहीं पाता है। नेक्स्ट है मसल वीकनेस इन अवर लेग्स फ्रॉम लैक ऑफ सर्कुलेशन। तो इसके अंदर जो मसल है उनके अंदर भी वीकनेस आ जाती है कई बार जब लेग्स में सर्कुलेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। सो गाइस, अब हम इसके मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम दो तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है थेराप्यूटिक और दूसरा होता है नॉन थेराप्यूटिक। तो सबसे पहले नॉन थेराप्यूटिक की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम हेल्दी डाइट जो है उसको ले सकते हैं, जो कि सैचुरेटेड फैट में जो है लो हो और कोलेस्ट्रॉल भी जो है उसका लो हो। सेकेंडली, जो फैटी फूड्स होते हैं उनको हम जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है कि फिश जो है वो हमें डाइट में हफ्ते में 2 बार जो है वो उसको हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइजिंग है कि 30 से 60 मिनट जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए हर दिन। उसके बाद में क्विटिंग करना है स्मोकिंग को। उसके बाद में अगर हम ओबेस या फिर ओवरवेट होता है तो लूज करना पड़ता है वेट। उसके बाद में हम मैनेज कर सकते हैं कंडीशंस को ट्रीट करके जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस से एसोसिएटेड होती है, जैसे हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और डायबिटीज है। उसके बाद में हम थेराप्यूटिक मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर हम फॉलोइंग मेडिकेशंस जो है वो दे सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो मेडिकेशंस होती है, जो कि लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती है, जिसके अंदर स्टेटिन्स आती है और फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी दे सकते हैं और एंटीकोएगुलेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे एस्पिरिन, ताकि जो क्लॉटिंग है आर्टरीज की ब्लड के अंदर वो जो है रुक जाए। उसके बाद में नेक्स्ट हम बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो है दे सकते हैं। सो गाइस, ये थी पैथोफिजियोलॉजी एथेरोस्क्लेरोसिस की, और इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की करीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज।